हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। मैं सत्यम प्रशांत कौशल आ गया हूं क्लास 9th केमिस्ट्री का स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स का एक नया लेक्चर लेके और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर लेके, जिसमें मैं आज आपको पढ़ाऊंगा कि एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स कैसे अरेंज होते हैं, उनकी फिलिंग कैसे होती है शेल के अंदर, कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल्ड होते हैं शेल के अंदर, उसका कंडीशन क्या है, रूल क्या है, ये सारी बातें करेंगे। तो उसके लिए कई सारे साइंटिस्टों ने अपने अपने एटॉमिक मॉडल दिए थे, एटम्स के ऊपर एटॉमिक मॉडल्स दिए थे। पहला एटॉमिक मॉडल जो हमें पढ़ना है जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल, फिर पढ़ेंगे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे सक्सेसफुल एटॉमिक मॉडल वो है बोहर्स एटॉमिक मॉडल। फिर थोड़ा बहुत टाइम मिला तो वैलेंसी के ऊपर भी जाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आई होप आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर्स देखा होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के ऊपर, जिसमें मैंने बहुत ही बेसिक बातें की थी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनके बारे में बताया था। तो चलिए हेडिंग लगा लीजिए। सबसे पहला एटॉमिक मॉडल जो हमें पढ़ना है वो है जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल, या आप कह सकते हो सिंपली थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, क्योंकि भाई साइंटिस्ट का फुल नेम था जे थॉमसन, तो उन्हीं के नाम पे हम कह सकते हैं जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल। आप ये हेडिंग भी लगा सकते हो। तो जो भैया साइंटिस्ट थे जे थॉमसन, उन्होंने क्या बोला था, आइए ध्यान से देखते हैं। उन्होंने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू थॉमसन, इन्होंने क्या कहा, पहला पॉइंट, एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। इन्होंने ये कहा था कि हमारे पास जो एटम होता है वो एक स्फीयर के फॉर्म में होता है और उस स्फीयर के अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होते हैं। उन्होंने ये कहा था कि हमारा एटम एक स्फीयर के फॉर्म में है और वो स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड हैं। इन्होंने ये कहा था। अच्छा, अब आपको पता है स्फीयर कैसा होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा इनके हिसाब से, जो कि ये हिंट दे रहे हैं कि प्रोटॉन की डिस्कवरी, यानी कि प्रोटॉन स्फीयर को कह रहे हैं पॉजिटिवली चार्ज, क्लियर, जो हर जगह स्प्रेड आउट है, और इलेक्ट्रॉन जो कि एक नेगेटिवली चार्ज है उस स्फीयर के अंदर धसा हुआ है, यानी कि एम्बेडेड है। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कहा इन्होंने, दी नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। इन्होंने कहा था कि एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होगा वैल्यू वाइज वो इक्वल होगा। अच्छा, अगर ये नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड इक्वल हुआ तो उससे क्या होगा, तो हम कह सकते हैं सो द एटम्स एज होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, यानी कि ओवरऑल चार्ज एटम के ऊपर वो कैसा होगा, जीरो होगा। क्योंकि खुद सोचिए, अगर एटम के अंदर इक्वल पॉजिटिव चार्ज हुए, किसके बराबर, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज इक्वल हुए, तो जब इनका सम करोगे तो ओवरऑल चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, नल्लीफाई हो जाएगा। खुद सोचिए, जितने पॉजिटिव चार्ज उतने नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो ओवरऑल चार्ज एटम के ऊपर कैसा होगा, जीरो होगा, यानी कि ओवरऑल चार्ज जीरो है, यानी कि एटम हमारा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, यानी कि उसके पास कोई भी चार्ज नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोली थी, यानी कि हम सिंपली कह सकते हैं एटम एज होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्योंकि हमें पता है नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड। क्लियर, पक्का समझ गए होंगे। अच्छा, अब देखिए उन्होंने क्या कहा, थॉमसन proposed the model of atoms to be similar to that of Christmas pudding। जो क्रिसमस मनाते हैं आप लोग, मैरी क्रिसमस, क्रिश्चियन वाला त्यौहार जो होता है बेटा, ठीक है, उसमें क्या होता है, जो आप पुडिंग्स खाते हैं, क्या होती है, पुडिंग। तो जो वो पुडिंग होती है जिस शेप में, उसके अंदर क्या होता है, एक तो ब्रेड होती है और उसके अंदर चेरीज होती हैं रेड रेड कलर की। तो यहाँ पे जो ब्रेड है, बोलिए उसको किससे कंपेयर किया था इन्होंने, पॉजिटिव चार्ज से, और जो चेरीज हैं उसमें एम्बेडेड हैं वो इलेक्ट्रॉन से कंपेयर किया था। कैसे किया था, आइए जरा थोड़ा सा डायग्राम बना देते हैं आपके लिए। मान लीजिए ये हमारा पुडिंग का बेस है बेटा, क्या है, फिर से देखिए, ये हमारा पुडिंग का बेस है बच्चों। बहुत ही गंदी पुडिंग बन रही है, अब सही है, ठीक है, ये हमारी पुडिंग है, ठीक है। ये जो पुडिंग है इसके अंदर अगर हम बोलें ऐसे सब ब्रेड भरा होगा, बोलिए, इस पुडिंग के अंदर ऐसे पूरा
ब्रेड जो कि हम रेड कलर से दिखा रहे हैं भरा होगा बच्चों, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये हमारा जो ब्रेड है ओवरऑल कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। अच्छा, इसके अंदर जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एम्बेडेड होंगे, यानी कि जिस तरह यहाँ पे जो आपने देखा होगा चेरीज होती हैं, बोलिए, जो आपने खाया होगा ना, हरी कलर की, ग्रीन कलर की, रेड कलर की, ऑरेंज कलर की, मल्टीपल कलर्स की चेरीज पड़ी होती है इसमें, ऐसे ऐसे, ठीक है, चेरीज पड़ी होती हैं। तो उन चेरीज को इन्होंने किससे कंपेयर किया था, इलेक्ट्रॉन से। किससे किया था, इलेक्ट्रॉन से। चेरी को कैसे कंपेयर किया था, इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज को किससे कंपेयर किया था, बोलिए बच्चों, बोलिए, ब्रेड से, ब्रेड के बेस से, ठीक है, पक्का। और इलेक्ट्रॉन तो आपको पता ही होगा नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो जिस तरह इन्होंने बोला था कि स्फीयर, एटम एक स्फीयर की तरह होता है, उसके अंदर पूरा स्फीयर में पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड होता है और इलेक्ट्रॉन उसके अंदर एम्बेडेड होता है एज अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। उसी तरह इसको कंपेयर करके बोलिए प्लम पुडिंग, इसको क्या बोला है, इसको क्या बोला था, प्लम पुडिंग मॉडल भी बोल सकते हो, क्या, पुडिंग मॉडल या प्लम पुडिंग, जो भी लिखना चाहो भैया, ठीक है। पुडिंग मॉडल किसने दिया था, जे थॉमसन ने दिया था, यानी कि कंपेयर किया था स्ट्रक्चर ऑफ एटम को इसके तरह, ठीक है। जिस तरह इस चेरी बेड में, या कह सकते हो इस पुडिंग में जो ब्रेड है, स्प्रेड है, वो पॉजिटिवली चार्ज है, जो इंडिकेट कर रही है प्रोटॉन हो सकता है वो, ठीक है। और उसके अंदर जो चेरीज एम्बेडेड हैं वो इलेक्ट्रॉन से कंपेयर किया गया है, जो कि नेगेटिव चार्ज है। क्लियर। अच्छा, फिर एक देखिए क्रिसमस पुडिंग तो आपने पढ़ ही लिया, एंड वाटरमेलन, इसको अपने एटॉमिक मॉडल को इन्होंने वाटरमेलन से भी कंपेयर किया था, ठीक है। उसका डायग्राम अभी आपको आगे मिल जाएगा, चिंता ना करिए, ठीक। चलिए अभी कंपेयर कराएंगे, चिंता ना करिए, नीचे दिखाते हैं। फिर और पढ़ लेते हैं बातें इन्होंने क्या कही। द पॉजिटिव चार्ज इन एन एटम स्प्रेड ऑल ओवर लाइक रेड एडिबल पार्ट ऑफ वाटरमेलन, जैसे कि वाटरमेलन का जो एडिबल पार्ट होता है रेड कलर का, जो आप ईट कर सकते हो, वो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। जैसे यहां पे देखिए ब्रेड को इन्होंने बोला था, ब्रेड के बेस को बोला था पॉजिटिव चार्ज, या स्फीयर को बोला था पॉजिटिव चार्ज। क्लियर। अच्छा, द ब्लैक सीड इन द वाटरमेलन आर कंपेयर्ड विथ इलेक्ट्रॉन्स विच आर एम्बेडेड इन इट। जिस तरह इन्होंने बोला था कि स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होते हैं, उसी तरह वाटरमेलन के अंदर जो एडिबल पार्ट होता है, बोलिए, जो एडिबल पार्ट होता है रेड कलर का, उसके अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होते हैं, यानी कि धसे हुए होते हैं। जिस तरह वाटरमेलन का सीड अपने एडिबल पार्ट्स में एम्बेडेड होता है। क्लियर, पक्का समझ गए होंगे। अच्छा, चलिए देखते हैं डायग्राम। अब ये देखिए बहुत ही प्यारा डायग्राम बना है, मेरे वाले से भी अच्छा बना है डायग्राम, ठीक कह सकते हैं। तो देखिए बच्चों, ये हो गया हमारा एटॉमिक मॉडल, एटम मॉडल कह लो, एटॉमिक मॉडल कह लो, बात वही है, बार बार डरो मत। तो यहाँ पे आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, ये देखिए, ये जो पुडिंग है ये हमारी क्या है, इसको आप कह सकते हो ये पुडिंग है, ठीक। और इस पुडिंग के अंदर देखिए जो ये पूरा, ये जो ब्रेड है, बोलिए, ये जो ब्रेड पूरी फैली हुई है, बोलिए, वो कैसी है, पॉजिटिव चार्ज है। कैसी है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। ब्लैक कलर से दिखा देते हैं, पॉजिटिव चार्ज है। कैसी है, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। क्लियर, पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर, समझ गया। अच्छा, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, बोलिए, ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ, देखिए नेगेटिव चार्ज कैसा है, बोलिए, बोलिए, जिस तरह चेरी होती है एम्बेडेड, उसी तरह इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड हैं जो नेगेटिव चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर। इसी तरह देखिए बेटा, ये हमारा हो गया वाटरमेलन। आइए जल्दी से वाटरमेलन को देखिए। देखिए ये जो हमारे एडिबल पार्ट्स हैं रेड कलर के, देखिए वो हमारे पॉजिटिव चार्ज हैं। देखिए जो भी एडिबल पार्ट्स हैं जो आप ईट कर सकते हो, वो पॉजिटिव चार्ज डिनोट कर रहा है। और जो यहाँ पे ब्लैक कलर के सीड्स हैं, जिसको मैं ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये सीड्स कैसे हैं, ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लियर। इन्होंने अपने एटॉमिक मॉडल को कंपेयर किया था पुडिंग से और वाटरमेलन से, ये बात याद रखिएगा। और किस तरह किया, ये बातें मैंने बता दी हैं। जैसे उन्होंने बताया था स्फीयर के अंदर, स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज होता है, उसके अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड होता है उस स्फीयर के अंदर। उसको कंपेयर किया था पुडिंग के अंदर, कि पुडिंग जैसे जो ब्रेड होती है उसकी पॉजिटिवली चार्ज होगी, ओवरऑल ब्रेड, ठीक है, जो स्प्रेड है पूरी जगह, सब जगह पॉजिटिव चार्ज, और उसके अंदर नेगेटिव चार्ज
एम्बेडेड होंगे जिस तरह पुडिंग के अंदर चेरीज एम्बेडेड हैं। क्लियर। इसी तरह वाटरमेलन को भी बताया कि रेड एडिबल पार्ट्स है वो हमारा पॉजिटिव चार्ज है, उसके अंदर सीड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन की तरह एम्बेडेड है। क्लियर, पक्का समझ गए होंगे। आगे बढ़ें, चलिए अब आइए देखते हैं थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, क्या कह रहा है ये तो हमने पढ़ लिया। देखिए ये दोनों पॉइंट्स हमने भी जस्ट पढ़ ली, पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट। ठीक, अब देखते हैं इन्होंने क्या कहा लास्ट में कंक्लूजन। ऑल्दो क्या बोला इन्होंने, देखिए बच्चों, ऑल्दो थॉमसन मॉडल एक्सप्लेन द एटम्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इन्होंने बोला था कि न्यूट्रल होते हैं एटम्स। ठीक है, द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट वॉज कैरीड आउट बाय अदर साइंटिस्ट कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय दिस मॉडल। तो बेटा ये क्यों हुआ ऐसा, देखिए बेटा इन्होंने क्या बोला, द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट कैरीड आउट बाय अदर एक्सपेरिमेंट कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय दिस मॉडल। कि जो इन्होंने बोल तो दिया कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, भाई ये पहली बात तो रियलिटी में आप आगे भी पढ़ोगे और रियल लाइफ में भी एटम्स कैसे होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, मगर इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, फेल हो गए जब कई सारे साइंटिस्ट ने अपनी अपनी थ्योरी दी होगी। तो उसके ऊपर और सारे साइंटिस्ट आए होंगे, उन्होंने और डिस्कवरी की होगी, मगर इससे हिंट जरूर मिल गया था कि एटम एज होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। और इसका मतलब ये पता चल गया था कि एटम्स के अंदर दो चीजें हैं, एक तो नेगेटिव चार्ज और एक तो पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव पॉजिटिव इक्वल मैग्नीट्यूड में होंगे और दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके न्यूट्रल बना दे रहे हैं एटम को। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं, पक्का। ठीक है, देखिए बच्चों जैसा कि आपको यहाँ पे डायग्राम भी दिख रहा है। चलिए अब आते हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, या लिख लो भैया जैसे लिखा है, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। ऐसे हेडिंग लगाना चाहो तो ऐसे ही लगा लो भैया, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, हेडिंग लगाने के लिए भी लड़ जाओगे कि हमने हेडिंग गलत पढ़ दी थी। चलिए अब देखिए इन्होंने क्या बोला। तो इनका नाम था बेटा रदरफोर्ड, साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पे रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम दिया गया है। इनका फुल नेम क्या था, अर्नेस्ट रदरफोर्ड was interested in knowing how electrons are arranged within the atom। भाई ये बोल तो दिए कि जे थॉमसन ने ये तो बोल दिया था कि जैसे वाटरमेलन के अंदर जो रेड एडिबल पार्ट होता है वो इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड होता है, मगर वो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात आज के लेक्चर में यही है बेटो, क्या कि इलेक्ट्रॉन्स शेल के अंदर या कह लो ऑर्बिटल्स के अंदर, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था बच्चों पहले लेक्चर में, जिसपे वो रिवॉल्व करते हैं, वो कैसे अरेंज होते हैं, कौन से शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, ये सारी बातें धीरे धीरे निकल के आएंगी। तो ध्यान से देखिए। हाँ, तो इन्होंने क्या ढूंढना था, इनका मेन एम क्या था, नोइंग हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड इन एटम। एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन अरेंज कैसे होते हैं, इन्होंने ये जानने की कोशिश की थी बेटा। ठीक है, तो रदरफोर्ड डिजाइंड एन एक्सपेरिमेंट फॉर दिस, और उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया था। उस एक्सपेरिमेंट का नाम था स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल बाय गोल्ड फॉइल। तो उसको पहले लिख लीजिए, कौन सा एक्सपेरिमेंट था इन्होंने किया था, बोलिए। स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल, स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल बाय गोल्ड फॉइल। गोल्ड फॉइल बेटा, गोल्ड फॉइल क्या होती है समझो। गोल्ड की बहुत ही पतली शीट, बहुत ही पतली शीट, मतलब आप सोच भी नहीं सकते, बहुत ही माइक्रोन मीटर में, बहुत ही छोटी, बहुत ही पतली, बहुत ही थिन, इतना समझा दिए। पेज का मतलब समझो, और पतला करते जाओ, एकदम पतला करते जाओ, एकदम पतली, उसी को बोल ले फॉइल, यानी कि गोल्ड फॉइल। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, गोल्ड फॉइल के ऊपर अल्फा पार्टिकल स्कैटर किया था, या कह लो थ्रो किया था। तो इनको कोई एक चीजें मिली थी, क्या क्या कंक्लूड किया इन्होंने, वो सारी बातें, ऑब्जर्वेशन सब पढ़ते हैं। चलिए आगे, तो देखिए बच्चों, हेडिंग लगा लीजिए, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। क्या, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, या इसी का नाम अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, या आप सिंपली कह सकते हो क्या, बोलिए स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल बाय गोल्ड फॉइल। ठीक है, चलिए अब इन्होंने क्या पाया उसके अंदर, पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा। देखिए इन्होंने क्या किया था,
he selected a gold foil because he wanted as thin as layer possible. इन्होंने गोल्ड फॉइल को ही क्यों कंसीडर किया था? बोलिए, गोल्ड मेटल को ही क्यों चूज किया अपने एक्सपेरिमेंट में? क्योंकि इससे ज़्यादा थिन लेयर का कोई मेटल और बन ही नहीं सकता था। क्लियर? बहुत ही थिन चाहिए था। क्लियर? अच्छा, तो देखिए, दिस गोल्ड फॉइल वॉज अबाउट कितने 1000 एटम थिक। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने क्या बोला? अल्फा क्या होता है? आप सोच रहे हो कि अल्फा पार्टिकल क्या है? अपने एक्सपेरिमेंट में अल्फा पार्टिकल यूज किया तो उसके बारे में भी तो जानो थोड़ा सा। अल्फा पार्टिकल्स आर डबली चार्ज हीलियम आयन। ये एक डबली चार्ज हीलियम आयन है। क्लियर? नोट करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? डबली चार्ज हीलियम एटम कह सकते हो या आयंस कह लो। चलो ठीक, बोलो हीलियम आयन। सिंस दे हैव मास ऑफ 4u यानी कि u AMU यूनिट आपने पढ़ी थी ना एटॉमिक मास की, उनका एटॉमिक मास कितना होता है? 4 AMU या कह लो u। दी फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स वॉज कंसिडरेबली अमाउंट ऑफ एनर्जी, हैव अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी। इनके पास बहुत ही काम चलाऊ एनर्जी होती थी, इसलिए इन्होंने कंसिडर किया अल्फा पार्टिकल को। कई सारे पार्टिकल्स होते हैं, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स हुई क्यों अपने एक्सपेरिमेंट में चूज किया? क्योंकि समझ गया। क्लियर? पक्का? क्योंकि इनके पास कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जब ये मूव करते हैं। क्लियर? चलिए, फिर उन्होंने क्या कहा? इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट द अल्फा पार्टिकल वुड बी डिफ्लेक्टेड बाय द सब एटॉमिक पार्टिकल्स in the gold atoms. Since the alpha particles were much heavier than the protons, each did not expect to go see large deflection. क्योंकि आपको पता है कि भाई पहली बात तो देखो, अल्फा पार्टिकल्स हैं क्या? डबली चार्ज हीलियम एटम, और इनका मास कितना है? बोलिए, इनका मास कितना है? 4 AMU। प्रोटॉन यानी कि हाइड्रोजन एटम, प्रोटॉन को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक मास कितना आपने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में? 1 AMU। और भैया हीलियम का कितना है? 4 AMU। प्रोटॉन का कह लो या हाइड्रोजन का, मतलब एक बात है। क्लियर? उनका एटॉमिक मास कितना होता है? 1 AMU। और इनका कहाँ? 4 गुना 4 AMU मास है अल्फा पार्टिकल का। तो भाई जब ये अल्फा पार्टिकल्स प्रोटॉन के पास जाएंगे, क्योंकि प्रोटॉन भी पॉजिटिव चार्ज है, अल्फा पार्टिकल्स भी पॉजिटिव चार्ज है, एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो कुछ डिफ्लेक्शन करेंगे, वो अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो जाएंगे अपने पाथ से, मगर वो डिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स मच हैवियर होते हैं देन प्रोटॉन। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? फील आया कि नहीं? मेरी बातों को एकदम ध्यान से सुनिएगा, पूरी लल्ला लल्ला लोरी सुनाते जाएंगे, सब समझ में आएगा। ठीक, चलिए अब देखते हैं, अभी और डिटेल में पढ़ेंगे, चिंता ना करिए। अब देखिए यहाँ पे हमारा गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट है। देखिए बच्चों, यहाँ पे इन्होंने क्या किया है? एक गोल्ड फॉइल रखी है, बहुत ही छोटी सी। क्या? ये हमारी गोल्ड फॉइल है सेंटर में, ठीक है। और इस गोल्ड फॉइल में देखिए एक अल्फा पार्टिकल एमिटर है। क्या? अल्फा पार्टिकल एमिटर है। वो क्या कर रहा है? एमिट कर रहा है अल्फा पार्टिकल्स को, अल्फा पार्टिकल्स को एमिट कर रहा है ऐसे, ठीक, गोल्ड फील्ड पे, बोलिए गोल्ड फॉइल पे, ठीक। तो क्या होगा? ये जो अल्फा पार्टिकल है, पहले बात समझ लीजिए बच्चों, ये जो अल्फा पार्टिकल होती है, ठीक है, ये क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है। क्या सा होता है? पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, क्लियर। और आपको पता है प्रोटॉन भी कैसा होता है? प्रोटॉन भी कैसा होता है? बोलिए, पॉजिटिव चार्ज होता है। भाई एटम्स के अंदर क्या होगा? प्रोटॉन होगा कि नहीं होगा? एटम्स के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा। अगर होगा कोई ऐसा एटम, सॉरी, उस एटम के अंदर ऐसा कोई पार्टिकल हुआ जो पॉजिटिव होगा, तो अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि उस एटम के अंदर कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि प्रोटॉन, और वो सेंटर में है उस एटम के।
अभी ये सारी बातें समझ में आएंगी, ध्यान से देखिए। ये समझ में आ गया, ठीक। तो देखिए बच्चों, ये देखिए, अभी इस एक्सपेरिमेंट को देख लीजिए। ये डायग्राम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही एनसीईआरटी में है, सिर्फ समझाने के लिए बताया है कि हमने गोल्ड फॉइल पे अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग कर दी है, यानी कि अल्फा पार्टिकल फेंक दिया है, फेंक के मार दिया, ठीक है। ये नहीं कि एक फेंक दिया, उसकी बीम फेंकी, कई सारे अल्फा पार्टिकल्स एक साथ जा रहे हैं, आगे पीछे लाइन में लगे हैं। क्लियर। चलिए, ये एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, एनसीईआरटी में भी नहीं है। अब आइए पढ़ते हैं। हाँ, ये देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है। चलिए देखिए, यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि हमने कई सारे गोल्ड एटम्स लिए हैं, जो ये गोल गोल कलर के दिख रहे हैं, बोलिए सर्कल जो आपको दिख रहे हैं, कई सारे सर्कल बने डायग्राम में, ये हमारे गोल्ड एटम हैं। क्या हैं? गोल्ड, यानी कि सोने के एटम्स हैं। चुरा मत लेना, बहुत थप्पड़ मारेंगे थप्पड़ खाओगे अगर चुरा के गए एक भी गोला इसमें से, अमीर हो जाओगे तुम वरना, ठीक है। तो देखिए, और हमारा दूसरा अल्फा पार्टिकल्स है, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट में दो ही चीज तो लग रही है, एक तो अल्फा पार्टिकल और गोल्ड फॉइल, या कह लो गोल्ड एटम्स। अब भाई गोल्ड फॉइल लेके नहीं आ जाएंगे। गोल्ड फॉइल के अंदर कितने एटम थे आपने जस्ट अभी पढ़ा था पहले, 1000 एटम्स ऑफ गोल्ड होंगे। तो उसमें से हमने कुछ एटम्स को बना दिया है। क्लियर, ठीक है। चलिए अब क्या होगा, देखिए सारी बातें पढ़ते हैं। पहले इन्होंने क्या कहा, बट द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट गेव टोटल अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट। बहुत ही अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट दिया। क्या दिया, आइए पढ़ते हैं। द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन वॉज मेड। तो आप अगर आपसे कोई कह रहा है व्हाट वर द ऑब्जर्वेशंस ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, तो क्या होगा वो ऑब्जर्वेशंस। चलिए पहला पॉइंट पढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल पास्ड स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल, यानी कि ज्यादा से ज्यादातर जितने भी अल्फा पार्टिकल थे, फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, सारे के सारे लगभग क्या स्ट्रेट पास कर गए थ्रू द गोल्ड फॉइल। मैक्सिमम, मोस्टली आप कह सकते हो। क्लियर, ठीक। फिर क्या कहा, सेकेंड पॉइंट, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय द गोल्ड फॉइल बाय अ स्मॉल एंगल। कुछ हल्के एंगल से कुछ अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट कर गए हैं, क्योंकि अगर आपको पता है उस गोल्ड एटम्स के सेंटर के पास न्यूक्लियस में क्या होगा, एक पॉजिटिव चार्ज कोई ना कोई होगा, और वो आपको पता है प्रोटॉन है। और उसके वजह से अल्फा पार्टिकल जब उस प्रोटॉन के पास से गए होंगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव, अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव, प्रोटॉन भी पॉजिटिव, जिसके वजह से वो डिफ्लेक्ट कर गया होगा, रिपेल कर गया होगा, कुछ एंगल मुड़ गया होगा अल्फा पार्टिकल अपने पाथ से, यानी कि डिफ्लेक्ट हो गया। क्लियर, समझ गए। सरप्राइजिंगली, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सरप्राइजिंगली 1 आउट ऑफ 12,000 पार्टिकल्स अपीयर टू बी रीबाउंड। भाई 12,000 पार्टिकल, 12,000 अल्फा पार्टिकल में से सिर्फ एक पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल, उसमें से 12,000 में से एक अल्फा पार्टिकल रीबाउंड हो गया, अपने पाथ को रीबाउंड कर लिया, यानी कि वापस अपने पाथ पे रिटर्न बैक हो गया, यानी कि पूरा 180 डिग्री घूम के अपने पाथ पे आ गया, रीट्रेस करता हुआ अपने पाथ पे वापस पीछे आ गया। क्लियर। चलिए अब ये जो डायग्राम बच्चों आपको दिख रहा है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। क्या, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगेगा अगर मैं डायरेक्ट समझाऊंगा। तो इस डायग्राम को समझने से पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले बोलो बच्चों, हम क्या करते हैं, सिर्फ एक एटम निकाल लेते हैं गोल्ड का और उसके अंदर अल्फा पार्टिकल जरा थ्रो करते हैं, तो ये भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए हमारा ये गोल्ड का एटम है। अब मुझे पता है इतना मोटा नहीं है, इसमें छोटे छोटे बने, कोई दिक्कत नहीं, समझाने के लिए बनाए। ठीक है, और आपको पता है इस एटम के सेंटर पे क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। ठीक, क्लियर। अच्छा, तो देखिए बच्चों, अगर आप इसमें क्या करते हैं, अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग कराते हैं, यहां से अल्फा पार्टिकल स्कैटर करते हैं, तो देखिए ये अल्फा पार्टिकल कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। और आपको पता है कि जो न्यूक्लियस होता है वो भी कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। अभी ये पता नहीं है, पता चलेगा। तो देखिए बेटा, जब इस न्यूक्लियस के दूर के डिस्टेंस पे हम चले, बोलिए हमने अपने अल्फा पार्टिकल को थ्रो कराया, तो वो अनडेविएट होकर सीधे चला गया। तो वही पहला पॉइंट क्या कह रहा है, देखिए, मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल पास्ड स्ट्रेट पाथ, वो स्ट्रेट लाइन में चले गए, डिफ्लेक्ट नहीं किए हैं। क्लियर।
अच्छा, अगर हम इस न्यूक्लियस के सेंटर पे आते हैं, थोड़ा करीब आते हैं उसके, अल्फा पार्टिकल देखिए क्या हो गया। अब देखिए फिर भी ये थोड़ा सा स्ट्रेट चला गया। अगर हम थोड़ा अब और करीब आते हैं तो क्या होगा, देखिए इस ब्लैक कलर की सेंटर लाइन, सेंटर पॉइंट के पास और करीब में आ रहा है। तो देखिए बच्चों, देखिए तो क्या होगा, ये कुछ स्कैटर कर जाएगा। ऐसे क्या हो जाएगा, ये अल्फा पार्टिकल कुछ स्कैटर कर जाएगा। स्कैटर तो करेगा, सीधे चला गया, मगर अब ऐसा हुआ जैसे ही हम क्लोज आ गए न्यूक्लियस के, तो क्या हो गया, आपने देखा ये डिफ्लेक्ट कर गया है, ये अल्फा पार्टिकल मुड़ गया है। इसको जाना तो सीधे चाहिए था अपने पाथ पे, मगर ये सीधे नहीं गया है। इसका मतलब क्या है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल खुद कैसा होता है, पॉजिटिवली होता है चार्ज। इसका मतलब ये है कि इस न्यूक्लियस के अंदर कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। इसके सेंटर पे, न्यूक्लियस ना कहो तो सेंटर कह लो, सेंटर पे कुछ ऐसा पॉजिटिव चार्ज है जिसने इस अल्फा पॉजिटिव चार्ज को, या कह लो अल्फा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को रिपेल कर दिया। भाई रिपेल किया होगा तभी तो ये डिफ्लेक्ट हुआ ऊपर की तरफ, धक्का मार दिया होगा ऊपर की तरफ। क्लियर। इसका मतलब ये है कि इस एटम के सेंटर पे कहीं कोई ना कोई एक पॉजिटिव चार्ज है जो ये डिफ्लेक्शन करा रहा है अल्फा पार्टिकल का। क्लियर हुई बात कि नहीं, क्या ये फील आया कि नहीं। अच्छा, फिर देखिए, अगर हम अपने अल्फा पार्टिकल को एकदम सीधे न्यूक्लियस से भिड़ा देते हैं, एकदम न्यूक्लियस में भेज दिए, या कह लो उस एटम के सेंटर पे पास कर दिए, एकदम सेंटर ऑफ द एटम पे, तो क्या होगा, पहले तो ये बेटा बोलिए सीधे जाएगा अल्फा पार्टिकल, फिर अपनी पाथ पे रीबाउंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपने पाथ पे रीबाउंस हो जाएगा, यानी कि रीट्रेस करेगा अपने पाथ को, वापस बैक आ जाएगा। क्लियर, समझ गए, पक्का। और जो ये होगा, जब सेंटर से पास करोगे तो उसमें से कहीं 12,000 अल्फा पार्टिकल्स में से कहीं एक पार्टिकल अपने रीबाउंड करेगा, ठीक है, और कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत डिफ्लेक्ट करेंगे, इतना डिफ्लेक्ट नहीं करेंगे, हल्का फुल्का डिफ्लेक्शन देंगे। क्लियर, समझ गए। अब इस डायग्राम को देखिए, बहुत अच्छे समझ में आएगा। जैसे मैंने एक एटम में बताया है, उसी तरह यहाँ पे कई सारे, बोलिए 10-20 गोल्ड एटम है, उसके अंदर देखिए। चलिए देखिए बच्चों, ये हमारा डायग्राम को देखिए। देखिए जब आपने यहाँ पे अल्फा पार्टिकल डाला, एकदम सीधे चला गया, सीधे जा रहा, देखिए एकदम स्ट्रेट चला गया, क्योंकि अभी न्यूक्लियस से, या कह लो सेंटर से दूर है, ठीक, एटम के सेंटर से दूर है। ये वाला भी देखिए एकदम सीधे चला गया, सेंटर से दूर है। अब ये वाला देखिए, हम जो मेन दिखाना चाहते हैं, ये देखिए सेंटर से गया तो डिफ्लेक्ट हो गया। ये नहीं है कि सेंटर से जाएंगे तो लगभग सारे के सारे 180 डिग्री पे बैक आ जाएंगे ना, जो एकदम सेंटर पे जाएगा, क्या पता ये सेंटर से जा ही ना हो, थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो, तो देखिए कुछ एंगल पे, कुछ थीटा डिग्री के एंगल पे बेंड हो गया। समझ गए। उसमें से देखिए ये वाला एकदम स्ट्रेट फेंके सेंटर पे बेटा, तो गया सीधे, फिर वापस अपनी पाथ पे रिट्रेस हो गया, ठीक है। फिर ये वाला देखिए सीधे फेंका, न्यूक्लियस के पास से गुजर रहा था, तो देखिए ये डिफ्लेक्ट हो गया, टेढ़ा हो गया, लाइन टेढ़ी हो गई, यानी कि डिफ्लेक्शन हो रहा है। ये डिफ्लेक्शन क्यों हो रहा है, बोलिए, ये डिफ्लेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल क्यों हो रहा है, ड्यू टू द रिपल्शन बिटवीन द पॉजिटिव चार्ज इन द सेंटर एंड द अल्फा पार्टिकल। क्लियर। यहां पे पूछूं, रीजन फॉर डिफ्लेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल्स के अंदर ये डिफ्लेक्शन क्यों हो रहा है, तो सुनिए, बिकॉज ऑफ रिपल्शन बिटवीन अल्फा पार्टिकल्स एंड पॉजिटिव चार्ज एट सेंटर ऑफ एटम। हाँ पता है, सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन होगा, चाहो तो आप ब्रैकेट में करके लिख सकते हो, मगर इससे फिर तो आपने डिस्कवरी कह दी ना। अभी ये क्लियर नहीं हुआ कि वो पॉजिटिव चार्ज कौन होगा, वो प्रोटॉन ही तो होगा, आपको मैंने बता दिया पहले ही, ठीक है, पक्का। चलिए
अब कहोगे कैसे पहचाना कि पॉजिटिव है, नेगेटिव भी तो हो सकता था। भाई नेगेटिव होता तो अट्रैक्ट करता, यहां पे रिपल्शन धक्का मार के दूर कर दे रहा है, दूर कर रहा है, इसका मतलब रिपल्शन हो रहा है, समझ गए। और रिपल्शन तभी होगा जब हमें पता है कि हमारा खुद का पार्टिकल तो अल्फा पॉजिटिव है, तो अंदर वाला भी नेगेटिव होता अगर, तो उसको अट्रैक्ट कर लेता, उसकी तरफ आ जाता। मगर ये तो न्यूक्लियस से दूर जा रहा है, सेंटर से दूर जा रहा है, इसका मतलब रिपल्शन हो रहा है, और रिपल्शन तभी होगा जब सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज होगा। क्लियर? चलिए समझ गए होंगे, आगे बढ़े, पक्का। चलिए अब आइए पढ़ते हैं रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। कुछ और बातें इन्होंने क्या कंक्लूड किया लास्ट में, ठीक है। इन्होंने क्या कंक्लूड किया, जैसे आपने देखा था जे थॉमसन ने बताया था इलेक्ट्रिकली एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, उनका कंक्लूजन लास्ट में इन्होंने ये बोला था। अब रदरफोर्ड क्या बोल रहे हैं, आइए ध्यान से देखते हैं। रदरफोर्ड कंक्लूडेड फ्रॉम द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट दैट, पहला, मोस्ट ऑफ द स्पेस inside the atom is empty because most of the alpha particles passed through the gold foil without getting deflected। हाँ मैंने आपसे कहा था, आपने पहले ही पॉइंट पढ़ा था ऑब्जर्वेशन में, क्या मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास कर गए। देखिए अगर आप डायग्राम को देखेंगे बच्चों, ज्यादातर जितने भी आपके अल्फा पार्टिकल्स हैं वो पास कर गए हैं स्ट्रेट लाइन में। इसका मतलब क्या है कि एटम अंदर से कैसा है, बोलिए अंदर से एटम कैसा है, बोलिए। इन्होंने क्या बोला, मोस्टली अल्फा पार्टिकल्स पास्ड थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्टेड। और ये क्यों था ऐसा, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम क्या होती है, इज एम्प्टी। समझ गए? क्लियर? एकदम सेंटर पे ही कहीं पॉजिटिव चार्ज होता है, और वो किसके वजह से होता है, प्रोटॉन की वजह से, क्योंकि न्यूट्रॉन तो वहां पे रहता है मगर जीरो चार्ज होता है उस पर। तो क्लियर? समझ गए होंगे। तो भाई मोस्ट ऑफ द जो आपकी स्पेस होती है एटम की वो क्या होती है, एम्प्टी होती है, ठीक है। क्यों ऐसा हुआ, ये बात आपने कैसे बोली, कंक्लूड की, क्योंकि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स जो उस स्पेस से पास कर रहे थे, यानी कि सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, या कह सकते हो एटम के सेंटर से कहीं आसपास की जो स्पेस थी, वहां से जब अल्फा पार्टिकल पास किए तो सारे के सारे अल्फा पार्टिकल पास कर गए, कुछ ही अल्फा पार्टिकल्स थोड़ा बहुत डिफ्लेक्शन दिए थे। क्लियर? चलिए अब देखिए, वेरी फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ, बहुत ही कम थे, इंडिकेटिंग दैट पॉजिटिव चार्ज ऑन एटम ऑक्यूपाइज वेरी लिटिल स्पेस। हाँ भाई जे थॉमसन तो बोले थे कि भाई जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरे वाटरमेलन में एम्बेडेड होता है, सॉरी वाटरमेलन के पूरे ईटेबल पार्ट में, जो भी आपका वाटरमेलन होता है एडिबल पार्ट्स, वो तो कितना ज़्यादा होता है उनके हिसाब से, वो रेड एडिबल पार्ट्स प्रोटॉन था, इतना सारा एडिबल पार्ट और थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन। उन्होंने ये बोला था, इन्होंने कहा कि भाई क्या, वेरी फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ इंडिकेटिंग दैट पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम ऑक्यूपाई वेरी लिटिल स्पेस, यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज होगा एटम के ऊपर वो बहुत ही लिटिल होगा, बहुत ही कम स्पेस में है। समझ गए? सब जगह स्प्रेड नहीं किया है, जैसे भैया जे थॉमसन भैया बोल के चले गए थे, ठीक है। तो उनकी बातों को काट दिया किसने, रदरफोर्ड ने। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं, ये फील आया कि नहीं? एसपी कौशल नाम है मेरा, फील कराना काम है मेरा, ठीक है। चलिए भाई मजा आ रहा होगा, आई होप। बोरिंग तो है, बोरिंग तो होगा, मुझे भी पता है। आज के समय में जब हम भी थे तो हमने भी रटा था, आप भी रटोगे लास्ट में एट द एंड एग्जाम के। मगर मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ ईमानदारी से कि आपको एंजॉय करके सारी लल्ला लल्ला लोरी सुनाएं और कलछी से आपको दूध पिलाते जाएं, ताकि आपका पेट भर जाए, एग्जाम में वॉमिट करके अच्छे से एग्जाम दे देना, खत्म बात। क्लियर? चलिए थर्ड पॉइंट देखिए, अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, very small fraction of alpha particles deflected by 180 डिग्री। बेटा ये जीरो नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे ये जीरो ना होकर के क्या होगा बता देता हूँ, एक सेकेंड। हाँ ये 180 डिग्री होगा, ठीक है, यहाँ पे बाय 180 डिग्री, ठीक है। तो हम यहाँ क्या सकते हैं, इंडिकेटिंग दैट ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ गोल्ड एटम्स were concentrated in a very small volume within the atom। क्लियर? पक्का? बेटा आपको बताया था 12,000 में से कहीं एक अल्फा पार्टिकल ऐसा होता था जो 180 डिग्री पे वापस रीबाउंड होता था, हाँ या ना?
क्लियर? इसका मतलब क्या है, जो पॉजिटिव चार्ज होता है बोलिए एटम में, वो बहुत ही लिटिल स्पेस में होता है और बहुत ही कंसंट्रेटेड होता है, उसका वॉल्यूम या कह सकते हो सब जगह फैला नहीं होता है, एकदम सेंटर पे कहीं पुट से रखा होता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ें। अब देखिए रदरफोर्ड मॉडल में हमें क्या पढ़ना है, बचा लास्ट में क्या क्या बचा, देखिए इन्होंने क्या बोला था, ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट, यानी कि रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से रदरफोर्ड पुट फॉरवर्ड द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम, और इन्होंने एक और मॉडल दे दिया, पुट फॉरवर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम, ठीक है, न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम विच हैड अ फॉलोइंग फीचर्स। क्या बताया, देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर, नहीं, देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एन एटम कॉल्ड न्यूक्लियस, और इसका मतलब यह था कि एटम के सेंटर पे कोई पॉजिटिव चार्ज है और उस पॉजिटिव चार्ज को इन्होंने भैया नेम कर दिया क्या, जल्दी बोलिए, न्यूक्लियस। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? पॉजिटिव चार्ज को क्या नेम कर दिया, न्यूक्लियस, और उस न्यूक्लियस में आपको पता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहते हैं, न्यूट्रॉन्स पे तो चार्ज जीरो ही होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव, तो ये न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज किसके वजह से आ रहा होगा, प्रोटॉन की वजह से आ रहा होगा। क्या ये फील आया कि नहीं? ठीक है, फिर देखिए आगे क्या कह रहा है, नियरली ऑल द मास ऑफ एन एटम रिसाइड इन न्यूक्लियस। क्लियर? यानी कि हम कह सकते हैं एटम का जो भी टोटल मास होगा, लगभग ऑल ओवर मास कहां पे होगा, उसके सेंटर पे होगा, यानी कि न्यूक्लियस पे होगा। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं उसमें से जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कुछ ना कुछ मास होता है, ठीक है, अच्छा खासा हो सकता है आपके लेवल पे, मान लीजिए, ठीक है, मास है, मगर इलेक्ट्रॉन का बहुत कम मास, नेग्लिजिबल मास, ठीक है, उसके मास की वैल्यू भी आपने देखी थी, बहुत कम थी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में बेटा, ठीक है। तो ये ओवरऑल मास है न्यूक्लियस के वजह से होता है एटम में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन उसके अगल बगल रिवॉल्व तो कर रहा है, मगर उसका मास हटा भी दोगे तो कोई बहुत बड़ा असर नहीं पड़ेगा, उनका मास एकदम समझो समुंदर में से एक चम्मच निकाल लिए पानी का, ठीक है, क्लियर। अब देखिए क्या कह रहा है नेक्स्ट पॉइंट, द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ। इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है किस पे, बोलिए बच्चों, इन अ न्यूक्लियस अराउंड द सर्कुलर पाथ, ठीक है। तो जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हो बच्चों, फिर देखिए द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम। साइज ऑफ एटम के कंपैरिजन में न्यूक्लियस का साइज बहुत ही छोटा होता है। कुछ एक पॉइंट था, अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो बता सकता हूँ। तो देखिए बच्चों, जो रेडियस होता है, क्या जो हमारा रेडियस, एक एक्स्ट्रा पॉइंट है लिख लीजिए, तो जो हमारा रेडियस ऑफ एन एटम होता है, आर फॉर रेडियस, और ये एटम का रेडियस की बात कर रहा हूँ, ये हमारा क्या होता है, बोलिए 10 की पावर 5, 10 की पावर क्या 5 क्या होता है, टाइम्स द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। बोलिए, या ये कह सकते हो साइज ऑफ एटम्स क्या होता है बच्चों, क्या होता है साइज ऑफ एटम्स, 10 की पावर 5 टाइम्स द साइज ऑफ न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस का साइज होता है उसका आप क्या करो, 10 की पावर 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दोगे, तब जाके बनेगा साइज ऑफ क्या, एटम, ठीक है। पक्का साइज यानी कि वही रेडियस, उसका कितना बड़ा रेडियस है, ठीक है। बोलिए बच्चों, अब आगे बढ़ें, पक्का ये बात याद रख लीजिएगा अगर रख पाए तो, ठीक। चलिए अब आइए पढ़ते हैं क्या, देखिए इन्होंने क्या बोला, नहीं, अब इनके ड्रॉबैक्स, इन्होंने क्या बोला था न्यूक्लियर मॉडल में कि भाई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ पे क्या करता है, रिवॉल्व करता है, ठीक है। तो उसी के ऊपर कुछ ड्रॉबैक आएगा, तो ध्यान से सुनिएगा क्या होगा। देखिए बच्चों, ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड, उनके क्या ऐसे कारण थे जिसके वजह से वो फेल कर गए, ठीक है। पूरी तरह से नहीं फेल हुए थे, बहुत सी चीजें उन्होंने सही बताई थी, क्या उन्होंने गलत बताया ये पढ़ेंगे इसमें। द रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल। अगर इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलर पाथ पे
क्या कर रहे होते, रिवॉल्व कर रहे होते ऑर्बिट पे, बोलिए सर्कुलर पाथ पे अगर रिवॉल्व कर रहे होते इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस, तो ये स्टेबल ना होता, नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल। क्यों ना होता, बोलिए क्यों ना होता, सुनिए। एनी पार्टिकल्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट वुड अंडरगो एक्सेलरेशन। खुद सोचिए भाई, जब वो एक कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहा होगा तो उसके पास कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन आ जाएगा। क्लियर? ड्यूरिंग द एक्सेलरेशन, और जब उसके पास एक्सेलरेशन आया होगा, द चार्ज पार्टिकल वुड रेडिएट एनर्जी। भाई उसके पास अगर एक्सेलरेशन आएगा, बोलिए यानी कि फोर्स आ रही है, यानी कि वो एनर्जी एमिट कर रहा है, रेडिएट कर रहा है, निकाल रहा होगा। दस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स वुड लूज एनर्जी एंड फाइनली फॉल इनटू न्यूक्लियस। भाई खुद सोचो, मान लो, देखिए जैसा कि आप यहाँ पे डायग्राम देख रहे हो बच्चों, ये हमारा इलेक्ट्रॉन, देखिए पहले इलेक्ट्रॉन ऐसे चला, चलते चलते ये पाथ है हमारे इलेक्ट्रॉन का, बोलिए जैसे जैसे रिवॉल्व करता जाएगा इसकी, बोलिए एनर्जी लूज होगी। क्यों लूज होगी? क्योंकि क्या करेगा, एनर्जी रेडिएट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि एक्सेलरेशन गेन कर रहा है। तो ये सीधे सीधे देखिए एनर्जी लूज कर रहा है, अगर एनर्जी लूज करेगा तो क्या होगा, देखिए न्यूक्लियस के पास आता जा रहा है, इसकी रिवॉल्विंग पावर कम होती जा रही है, बोलिए एनर्जी कम होती जा रही है, और ये और करीब आ रहा है न्यूक्लियस के, और करीब आ रहा है न्यूक्लियस के, देखिए एकदम स्पाइरल शेप में अंदर आ रहा है, यानी कि सर्कुलर पाथ को फॉलो नहीं कर रहा। बोलिए क्या ये एकदम फिक्स पाथ पे, देखिए क्या ये एकदम सर्कुलर ऐसे गोल गोल घूम रहा है? बोलिए बच्चों, क्या ये, देखिए क्या ये एकदम सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है? नहीं बच्चों, ये ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपने देखा ना, जैसे ये पास पास आता जाएगा, देखिए जैसे जैसे गोल गोल घूमेगा तो ये न्यूक्लियस के अंदर आता जाएगा, न्यूक्लियस के पास आता जाएगा। इसका मतलब क्या है, आइए ध्यान से देखते हैं, ये बात समझ में आई? चलिए अब देखिए पॉइंट टू बी रिमेंबर, जो हमने कहना चाहता हूं, इफ दिस वर सो, अगर ऐसा होता है, क्या फाइनली फॉल इनटू द न्यूक्लियस, यानी कि अगर वो एनर्जी को लूज करेगा तो इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, वो उसके पास आता जाएगा और बोलिए फॉल इनटू न्यूक्लियस, और वो न्यूक्लियस में हिट कर देगा, यानी कि उससे टकरा जाएगा, या कह लो फॉल कर जाएगा न्यूक्लियस के ऊपर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी एटम की डिक्रीज कर जाएगी, एटम स्टेबल नहीं होगा। ठीक है, तो क्या कहेंगे, इफ दिस वर सो द एटम्स शुड हाईली अनस्टेबल, तो एटम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, एंड हेंस मैटर वुड नॉट एग्जिस्ट इन फॉर्म दैट वी नो। इसका मतलब भाई अगर एटम अनस्टेबल हो जाएगा तो क्या मैटर ही नहीं करेगा। भाई कोई चीज़ अगर अनस्टेबल है, टूट के बिखर खराब हो जाएगी, चली जाएगी, गायब हो जाएगी, तो भाई क्या वो एग्जिस्ट करेगा? मैटर यानी कि भाई मैटर किसके बने होते हैं, एटम के। जब एटम ही अनस्टेबल होंगे तो क्या मैटर एग्जिस्ट करेगा, दिखेगा नहीं ना। तो ये कैसे हो सकता है? ठीक है, तो इन्होंने ये क्या होगा था, सिंपल अगर हमें ड्रॉबैक लिखना हो, क्या, ही फेल टू एक्सप्लेन दी revolving path of इलेक्ट्रॉन, यही इनका ड्रॉबैक था। अगर वो सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करते करते एक्सेलरेशन आता तो एनर्जी को लूज करते तो न्यूक्लियस के पास और आते जाते, न्यूक्लियस के पास और पास आते, फिर इसको हिट कर देते तो अनस्टेबल हो जाता एटम, तो एग्जिस्ट ही ना करता। तो ये बातें इन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। क्या ये समझ में आया? बोलिए बच्चों, पक्का? चलिए, तो इन बातों को एक्सप्लेन कौन करेगा? नए साइंटिस्ट जो आपको पढ़ना है, और उनका नाम है बोहर। क्या नाम है बच्चों? बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। इन्होंने क्या बोला अपने अंदर, आइए देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
और आगे के लिए जो बच्चे क्लास 11th में जाएंगे या जेई और नीट जैसे एग्जाम्स की तैयारी करेंगे, यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। वहाँ पे भी आपको पढ़ना है क्लास 11th में अच्छे से। एटॉमिक स्ट्रक्चर क्लास 11th में भी मिलेगा। अगर आप यहाँ पे फंडामेंटल क्लियर करोगे तो वहाँ पे न्यूमेरिकल लगा पाओगे अच्छे से, थ्योरेटिकल नहीं घुसोगे। अगर थ्योरेटिकल यहाँ से पढ़ लिए तो वहाँ पर जाके कॉम्पिटिशन की तैयारी करोगे। इसलिए कह रहे हैं ईमानदारी से एक एक बातों को अच्छे से पढ़ो, ठीक है। तो आइए, फॉरमोस्ट सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल क्या था? बोहर एटॉमिक मॉडल, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, एग्जाम से भी, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आते हैं ज़्यादातर। ठीक बच्चों, बोलिए। देखिए अब क्या कह रहा है, इन ऑर्डर टू ओवरकम द ऑब्जेक्शन रेज्ड अगेंस्ट द रदरफोर्ड मॉडल, जो क्या लगाए थे, केसेस लगा दिए गए, उनको दाब दिया गया। किसको? रदरफोर्ड को, कि भैया ये बताओ स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो बच्चों एक चीज मैं भूल गया, तो ड्रॉबैक में याद रखना, ही फेल टू एक्सप्लेन द रिवॉल्विंग पाथ ऑफ एटम्स। और क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे? क्या लिख लीजिएगा, फेल टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी, क्या? स्टेबिलिटी ऑफ एटम। ये भी फेल नहीं कर पाए थे, सॉरी फेल कर गए थे, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। फेल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, कि एटम कैसे स्टेबल होगा, ठीक है। चलिए, तो उसी एटम की स्टेबिलिटी को जो वो फेल कर गए थे, एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, अब भैया बोहर भैया आएंगे और वो क्या बताएंगे? एटम्स की स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए, तो इन ऑर्डर टू ओवरकम द ऑब्जेक्शन रेज्ड अगेंस्ट द रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम्स, नील बोहर, इनका पूरा नाम था साइंटिस्ट का, बेटा ईमानदारी से रिस्पेक्टफुली इनका नाम लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कंट्रीब्यूट किए केमिस्ट्री में। पुट फॉरवर्ड द फॉलोइंग पॉस्टुलेट अबाउट द मॉडल ऑफ एन एटम, बहुत सारे पॉस्टुलेट दिए। पॉस्टुलेट यानी कि अपनी अपनी कह दो, ऑब्जर्वेशन कह सकते हो, लॉस दिए, ठीक है, जो उनके हिसाब से था। Only certain special orbit known as discrete orbit of electron are allowed inside an atom। पहली बात तो क्या इन्होंने कही, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बात है, ध्यान से सुनिएगा। Only certain special orbit, कुछ ही certain special orbits known as discrete orbit of electron are allowed inside the atom। कुछ ही स्पेशल ऑर्बिट्स जिनको हम क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, अभी पढ़ोगे इसके बारे में। आर अलाउड इनसाइड द एटम, एटम के अंदर कुछ ही डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलाउड होंगी, ठीक। पहली बात ये नहीं कि कोई भी ऑर्बिट डाल दिए उसके अंदर, ठीक। तो देखिए इन्होंने क्या कहा, वाइल रिवॉल्विंग इन अ डिस्क्रीट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी। वो ये बता नहीं पाए थे कि एनर्जी रेडिएट नहीं करते हैं। लोगों ने क्वेश्चन किया था, इन्होंने क्या जवाब दिया? इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रेडिएट एनर्जी वाइल रिवॉल्विंग। जब हमारे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, गोल गोल घूमते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, तो भैया वो एनर्जी को रेडिएट नहीं करते। क्या कह रहा था? तो देखिए, एन ऑर्बिट और एनर्जी लेवल, हम भैया ऑर्बिट को किस नाम से जानते हैं? एक तो शेल, या इन्हीं को बोलते हैं एनर्जी लेवल। क्योंकि एनर्जी लेवल क्यों बोलते हैं बताते हैं अभी हम आपको। देखिए, ऑर्बिट और एनर्जी लेवल इज डिजाइंड एज KLMN शेल, यानी कि जो ये एनर्जी लेवल है या कह लो ऑर्बिट, पहली ऑर्बिट कौन है? K, दूसरी ऑर्बिट कौन होगी? L, तीसरी ऑर्बिट कौन होगी? M, और चौथी ऑर्बिट कौन होगी? N, शेल, ठीक है। शेल कह सकते हो या ऑर्बिट भी कह सकते हो, बात सही है। व्हेन इलेक्ट्रॉन इन द लोएस्ट एनर्जी लेवल, लोएस्ट एनर्जी लेवल यानी कि सबसे पहली ऑर्बिट पे होगा, सबसे पहली ऑर्बिट में होगा, यानी कि K शेल, तो क्या कहेंगे? इट इज टू बी इन ग्राउंड स्टेट। उस केस में वो अपने ग्राउंड स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट पे है, ठीक है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या है, पहले बात समझो, हम बता देते हैं कुछ बातें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बेटा पहले बात समझो, हर अपने जो एनर्जी लेवल्स दिख रही हैं KLMN, इनका नाम एनर्जी लेवल क्यों रखा गया? क्यों? क्योंकि इन शेल्स की या कह लो इन ऑर्बिट्स की खुद की कुछ एनर्जी होती है, उस एनर्जी के
रिस्पेक्ट पे वो इलेक्ट्रॉन जिसके पास वो एनर्जी होगी इस एनर्जी लेवल के हिसाब से। जो भी एनर्जी लेवल होगा, बोलिए जो भी आपकी ऑर्बिट है उसका कुछ ना कुछ एनर्जी होती है, उस एनर्जी के हिसाब से आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अपनी ऑर्बिट को चूज करते हैं रिवॉल्व करने के लिए। क्लियर? और जो सबसे पहली ऑर्बिट होती है उसकी एनर्जी कम होती है। बोलिए, तो यहां पे लिखा नहीं है इलेक्ट्रॉन इन द लोवेस्ट एनर्जी लेवल इज सेट टू बी ग्राउंड स्टेट। उस केस में वो अपने ग्राउंड स्टेट पे है। क्लियर? जैसे जैसे शेल बढ़ती जाएंगी एनर्जी लेवल बढ़ रहा है, यानी कि एनर्जी लेवल बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है कि भाई के की जो एनर्जी होगी वो कम होगी, फिर एल की उससे ज़्यादा होगी, एम की होगी, फिर उससे भी ज़्यादा एन की होगी। क्लियर? इसका मतलब ये है कि अगर कोई शेल हमारे पास के है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन हमारा रिवॉल्व कर रहा है, तो वो उसकी एनर्जी कम होगी क्योंकि वो अपने ग्राउंड स्टेट पे है। क्लियर? बोलिए, पक्का? अच्छा, फिर कह रहा अभी समझ में आएगा अच्छे से, चिंता ना करिए, पूरी फील कराएंगे गारंटी से। एन इलेक्ट्रॉन एमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी व्हेन इट जंप फ्रॉम वन ऑर्बिट। ठीक है, जब एक ऑर्बिट से जंप करता है दूसरी ऑर्बिट पे, तो उस केस में क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रॉन एमिट करता है एनर्जी या एब्जॉर्व करता है एनर्जी को। यानी कि एक शेल से दूसरे शेल में जाना है इलेक्ट्रॉन को, या कह लो एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाना है, तो वो एनर्जी को एब्जॉर्व करेगा, बोलो, जंप करने के लिए, ताकि एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में चला जाए। क्लियर? या कह लो एमिट भी कर सकता है, एब्जॉर्व कर सकता है या तो एमिट कर सकता है, एनर्जी को लेगा या तो एमिट कर देगा, निकाल देगा। क्लियर? पक्का? कब करेगा? जब उस इलेक्ट्रॉन को जंप करना है। वाइल रिवॉल्विंग वो अपनी एनर्जी चेंज नहीं कर सकता, उसकी एनर्जी वही रहेगी, क्योंकि आपको पता है एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन अ फिक्स्ड एनर्जी लेवल। अपनी एनर्जी के हिसाब से इलेक्ट्रॉन, जिस एनर्जी के हिसाब से वो रोटेट कर रहे होते हैं, जिस एनर्जी से वो इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहे होते हैं, उसके हिसाब से ही वो अपनी एनर्जी लेवल को चूज करते हैं। वो इलेक्ट्रॉन उसी शेल में होगा जिसकी जितनी एनर्जी होगी। क्लियर? बोलिए, अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा है तो वो दूर वाले शेल पे होगा, जो दूर होंगे, ठीक है, सेंटर से। क्लियर? पक्का? अच्छा, फिर से इस पॉइंट को पढ़ते हैं। फिफ्थ वाला, एन इलेक्ट्रॉन एमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी व्हेन इट जंप फ्रॉम वन ऑर्बिट टू, बोलिए वन ऑर्बिट, जब एक ऑर्बिट से जंप करते हैं। क्लियर? और एनर्जी लेवल टू अनदर। भाई ऑर्बिट जंप कर रहे हैं यानी कि एनर्जी लेवल कह सकते हो जंप कर रहे हैं, दोनों का मतलब एक है। अब देखिए, व्हेन इट जंप फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे जा रहा है, ठीक है, इट एमिट एनर्जी, वो एनर्जी रिलीज करता है। क्या? एनर्जी रिलीज करता है। वाइल इट एब्जॉर्ब क्या? एनर्जी व्हेन इट जंप फ्रॉम लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी लेवल। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में नहीं आ रहा, फील करा देंगे। चलिए अभी देखिए, आगे बढ़िए, ठीक है। चलिए अभी सारी बात करते हैं। देखिए ये हमारे क्या है, मान लीजिए ये हमारा क्या है, एक एटम है बेटा। बोलिए क्या है ये? स्ट्रक्चर ऑफ एटम, बोहर एटॉमिक मॉडल का के हिसाब से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमको इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिख रहे। मान लीजिए ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। बीच में देखिए न्यूक्लियस है, फिर यहाँ पे भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक। देखिए यहाँ पे हर जगह इलेक्ट्रॉन्स है, मान लो थोड़ी देर के लिए, ठीक है। इसी पे रिवॉल्व कर रहे हैं, क्या रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक। अच्छा चलिए अभी हम सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं, ठीक। तो देखिए बच्चों, मैंने आपको बताया था सबसे पहली शेल जो आपकी होती है वो होती है के शेल। देखिए न्यूक्लियस के बाद जो सबसे पहली शेल होती है वो क्या होती है? के शेल। उसके लिए हमारी n की वैल्यू 1 होती है, यानी कि फर्स्ट शेल। n इक्वल्स टू 1 क्या बता रहा है कि हमारी फर्स्ट शेल है, और k के लिए n की वैल्यू 1 है, इसका मतलब ये हमारी फर्स्ट शेल है। क्लियर? बोलिए, या आप कह सकते हो ग्राउंड शेल भी कह सकते हो, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट एनर्जी लेवल है, ये भी कह सकते हो k। उसके बाद जैसे ही n की वैल्यू 2 होगी तो हमारी शेल कौन सी हो जाएगी? l शेल। उसके बाद देखिए बच्चों, ये शेल दिख रही जो l है, फिर m होती है जिसके लिए n की वैल्यू 3 है, यानी कि थर्ड शेल, या कह दो कि थर्ड शेल, ठीक है, m शेल। और n शेल क्या होती है? जिसके लिए n की वैल्यू 4 होती है। क्लियर?
बोलिए ये n इक्वल्स टू 1 2 3 ये क्या बता रहा है, नंबर ऑफ शेल्स के बारे में बता रहा है। तो सबसे पहली शेल है, इसका मतलब K शेल, तो ये न्यूक्लियस के सबसे पास होगी। उससे दूर कौन होगा, L शेल, फिर होगा M, फिर होगा N। ठीक, अच्छा बच्चों, तो देखिए एक बात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आपने जस्ट पढ़ा था क्या, ये 5th पॉइंट और 4th पॉइंट नहीं, 5th और 6th पॉइंट पढ़िए। इलेक्ट्रॉन्स एमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी व्हेन इट जंप फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर, ये कह लो, लिख लो चाहो तो, ठीक है। फिर आपने 6th पॉइंट पढ़ा, व्हेन इट जंप फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल इट एमिट एनर्जी, वो एमिट करता है एनर्जी को। ठीक, चलिए, एंड वाइल इट एब्जॉर्ब एनर्जी व्हेन इट जंप फ्रॉम लोअर टू हायर एनर्जी लेवल। देखिए देखिए बच्चों, देखिए लोअर एनर्जी लेवल कौन होगा, पहले ये बताइए, लोअर वाला तो यही होगा। ठीक, लोअर एनर्जी लेवल जो बहुत करीब है न्यूक्लियस के। ठीक, और जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं एनर्जी बढ़ती है, क्या एनर्जी बच्चों इंक्रीज करती है, क्या करती है, अपवर्ड एरो क्या बता रहा है, इंक्रीज कर रही है। ठीक है, नीचे से ऊपर जाने पे, तो ऊपर क्या होगा, हायर एनर्जी लेवल, क्या होगा, हायर एनर्जी लेवल। ठीक है, यानी कि K की एनर्जी कम होगी, फिर उससे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी, L की होगी, उसके बाद M, फिर N। ठीक ठीक, मान लो हमारा कोई इलेक्ट्रॉन है बच्चों, वो कहाँ पे, बोलिए कहाँ पे है, ये सबसे लास्ट वाली शेल जो दिख रही है N शेल, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। और इस इलेक्ट्रॉन को अगर, बोलिए कहाँ पे आना है, अंदर आना है, बोलिए कहाँ आना है, जंप करना है यहाँ से इस तरफ, यहाँ पे आना है, तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा, अपनी एनर्जी को क्या करना पड़ेगा, बोलिए रेडिएट करना पड़ेगा, या कह लो एमिट करना पड़ेगा। क्लियर, पक्का समझ गए। आपने भी जस्ट एक पॉइंट पढ़ा था क्या, व्हेन इट जंप फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल इट एमिट एनर्जी, क्योंकि देखिए हायर एनर्जी लेवल कौन है, N है बेटा, और M उससे लोअर एनर्जी लेवल है, क्योंकि भाई N की एनर्जी ज़्यादा ही होगी क्योंकि बाहर है, उससे कम किसकी होगी, M की होगी, M की एनर्जी कम होगी। तो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे आ रहा है M पे बेटा, तो क्या करेगा ये इलेक्ट्रॉन, अपनी एनर्जी को क्या करेगा, एनर्जी को एमिट करेगा, क्या करेगा, एमिट करेगा। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं, ठीक, क्लियर। अच्छा, अगर मान लीजिए ये हमारा जो इलेक्ट्रॉन है एकदम K शेल में है, जो K शेल में है, अगर ये इलेक्ट्रॉन बोलिए अपनी लोअर एनर्जी लेवल से, जो कि जिसकी एनर्जी बहुत कम है, और दूसरी शेल पे जाता है, बाहर वाली पे, क्या किसी आउटर शेल पे जाता है, इससे बाहर वाली पे, नेक्स्ट शेल पे, या नेक्स्ट शेल ले लो, या नेक्स्ट टू नेक्स्ट ले लो, या लास्ट में चला जाए, उससे मतलब नहीं है, बस शेल से पीछे जा रहा है। ठीक है, दूसरे शेल में जा रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में जा रहा है, यानी कि K शेल से L शेल में जा रहा है, क्या K से L शेल में जा रहा है। अब K देखिए लोअर एनर्जी लेवल है, L की ज़्यादा एनर्जी होगी, तो इसका मतलब क्या है, बोलिए उस केस में आपका जो इलेक्ट्रॉन है लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जा रहा है, तो उसके लिए बोलिए हायर एनर्जी लेवल में जाना उसे, और ये कहाँ पे, अभी लोअर एनर्जी लेवल पे है, इसके पास एनर्जी कम होगी, इसको एनर्जी चाहिए, तो ये एनर्जी एब्जॉर्व करेगा ताकि हायर एनर्जी लेवल में पहुंच जाए। तो रटना क्यों है, तो लोअर से हायर में जा रहा है तो एनर्जी को एब्जॉर्व करेगा, तभी हायर में पहुंचेगा ना। क्लियर, तो उस केस में हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्व करेगा, क्या करेगा, एब्जॉर्व करेगा। बेटा जितना अच्छा कंटेंट दे रहे हैं ना हम लोग प्रवेशशाला में, सच मानिए विश्वास मानिए, बहुत अच्छा कंटेंट देने की कोशिश कर रहे हैं, एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ बेटा, विश्वास मानिए ईमानदारी से। ठीक है, एक एक पॉइंट को 5-5 मिनट, 2-2 मिनट, 3-3 मिनट अच्छे से डिटेल में समझा रहा हूँ। ठीक, क्लियर। तो देखिए हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जा रहा है, तो एनर्जी क्या होगी, कम होगी। हायर से लोअर में जा रहा है तो एनर्जी कम करनी पड़ेगी। कम कैसे करेगा, अपनी एनर्जी को एमिट करके। ठीक है, और देखिए K से L में जा रहा है बच्चों जब इलेक्ट्रॉन आपका, तो लोअर से हायर एनर्जी में जा रहा है, तो एनर्जी चाहिए होगी, तो एनर्जी एब्जॉर्व करेगा। क्लियर, ये फील आया कि नहीं आया, विश्वास मानिए बहुत अच्छा पढ़ाया हूँ, कमेंट करके बताइएगा जरूर, पक्का। थक गया भाई, मुंह सूख गया मेरा तो। अच्छा ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्या
बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बच्चों, हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट या शेल। ऑर्बिट्स के अंदर आपने देखा डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट है, क्या डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट है, के है, एल है, एम एन है, ये कई तरह के ऑर्बिट्स हैं। उन ऑर्बिट में ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, कौन से ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, किसमें कम किसमें ज़्यादा, ये सारी बातें करनी है, बस बने रहिए वीडियो में। चलिए, वीडियो की लेंथ लंबी हो गई है, इंटरेस्ट बनाई रखिएगा। तो देखिए बच्चों, क्या पढ़ते चलते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू डिफरेंट ऑर्बिट ऑफ एन एटम इज सजेस्टेड बाय बोहर एंड बरी। किसने किसने दिया था? बोहर एंड बरी, दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, ठीक है, ऑर्बिट्स के अंदर। ठीक, तो देखिए बच्चों, द फॉलोइंग रूल्स आर फॉलोड फॉर राइटिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट एनर्जी लेवल और शेल। ठीक, तो उसके लिए कुछ रूल हैं। तो देखिए बच्चों, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ शेल इज गिवन बाय फॉर्मूला 2n²। बेटा यहाँ पे थोड़ी सी मिसप्रिंट हुई थी, तो f ऊपर लिख गया है, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला है, मतलब हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा 2n²। क्लियर? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ शेल कैसे पता करेंगे कि किस सेल में, किस शेल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, उसके लिए क्या फॉर्मूला है? 2n²। और n क्या है यहाँ पे? वेयर n इज द ऑर्बिटल नंबर या एनर्जी नंबर, जो आपने देखा था n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 3, उसके हिसाब से आपके शेल अलग अलग थे। n की वैल्यू 1 थी तो k शेल, n की वैल्यू 2 थी तो l शेल। याद है कि नहीं याद है? ठीक है, समझ गए। तो यानी कि n क्या है? नंबर ऑफ शेल्स है। ठीक, और आप इनकी वैल्यू पता है, इंडेक्स क्या हो सकता है? 1 2 3 4 5। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा ना K L M N O P Q, ऐसे और भी शेल होती है मगर n तक ही है आपके में। ठीक है, तो देखिए, हेंस द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट शेल्स आर एज फॉलोज। कैसे पता करेंगे? बोलिए बच्चों, इसका क्या तरीका है? तो देखिए बच्चों, K शेल की बात करें तो K शेल में आपको पता है क्या, n की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। K शेल के लिए n की वैल्यू 1 है। अरे भाई, K क्या है? फर्स्ट शेल, यानी कि n की वैल्यू 1, खत्म बात। अब फॉर्मूला क्या था पता करने के लिए कि इस K शेल के अंदर कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? कैसे पता करोगे? क्या पता एग्जाम में पूछ लिया? तो कुछ नहीं, आपको फॉर्मूला लगाना है 2n²। 2n², इसमें फॉर्मूले में n की वैल्यू 1 रख दीजिए, क्योंकि K शेल के लिए निकाल लो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसमें कितने हो सकते हैं। तो n की वैल्यू 1 रखोगे तो हो जाएगा 2 × 1 की स्क्वायर, और सॉल्व करोगे तो 2 ही आएगा। ठीक, फिर यहाँ पे L के लिए देखिए बच्चों, बोलिए L के लिए देखिए, L के लिए क्या कहोगे? देखिए, n की वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर फॉर्मूला लगाओगे 2n², तो n की वैल्यू 2 रखोगे तो क्या हो जाएगा? 2 × बोलिए 2 की पावर 2 हो जाएगी, और सॉल्व करोगे तो 8 आ जाएगा। क्लियर? पक्का? अच्छा, फिर इसी तरह अगर हम बात करें, देखिए m की, m के लिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी, बोलिए, और उसके लिए भी फॉर्मूला 2n² लगाएंगे, n की वैल्यू 3 रख देंगे, तो सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। फिर देखिए बच्चों, n की वैल्यू 4 हो जाएगी, बोलिए, n के लिए, n शेल के लिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बोलिए, 4 हो जाएगी। अब इस फॉर्मूले में, सेम फॉर्मूले में 2n², सबके लिए वही लग रहा है, n की वैल्यू कितनी रख दो? 4 रख दो, तो 2 × 4 की पावर 2 सॉल्व करोगे तो 32 आ जाएगा। बोलिए बच्चों, पक्का? यानी कि हम कह सकते हैं K शेल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। L के अंदर 8 हो सकते हैं, M के अंदर 18 हो सकते हैं, और 32 N शेल के लिए। ठीक, पक्का? कैसे निकालना है? इस फॉर्मूले को यूज़ करना सीख लीजिए। कौन सा फॉर्मूला है? बोलिए, 2 क्या है फॉर्मूला? बोलिए बच्चों, 2n²। ठीक है, और n क्या है यहाँ पे? n हमारा नंबर ऑफ शेल, क्या नहीं, शेल नंबर कह लो या ऑर्बिटल नंबर कह लो, शेल नंबर। ठीक है, क्लियर? K के लिए n की वैल्यू 1 होती है, फिर बोल देते हैं L के लिए 2 होती है, M के लिए 3 होती है, N के लिए n की वैल्यू 4 होती है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ें। देखिए आगे क्या कह रहा है। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्या?
मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 8। अगर आपका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, शेल है, उसके अंदर कितने हो सकते हैं? बोलिए 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट 8। अब जिसके पास 8 टोटल इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो जबरदस्ती थोड़ी ना कर दोगे, जिनके पास हैं उनके पास 8 रखने ही हैं आउटर मोस्ट में। क्लियर? पक्का? चलिए ठीक है, अब जबरदस्ती नहीं रख दोगे भैया, जिसके पास नहीं हो रहा होगा तो क्या पता 2-3 भी हो जाए, मगर कहने की बात है, अगर है तो रखो 8। क्लियर? देखिए फिर कह रहा है इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एकोमोडेटेड इन अ गिवन शेल। इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एकोमोडेटेड इन अ गिवन शेल, तब तक एकोमोडेट नहीं किया जाएगा, तब तक इलेक्ट्रॉन को भरा नहीं जाएगा। कहने का मतलब ये है इन अ शेल, तब तक इलेक्ट्रॉन को शेल के अंदर नहीं भरा जाएगा जब तक, अनलेस द इनर शेल आर फिल्ड, जब तक अंदर वाली शेल नहीं भर जाती। देखिए बच्चों समझिए इसको कैसे। मान लीजिए ये हमारी सबसे पहली शेल है जो होती है के शेल। ठीक है, इसके लिए एन की वैल्यू 1 है। उसके बाद क्या होती है? के एल, फिर होती है एम। ठीक है, अब ये पूरी गोल गोल होती है, मैंने दिखाने के लिए ऐसे शॉर्ट में बना दिया। तो देखिए बच्चों, जब तक इलेक्ट्रॉन भर नहीं जाते किसके अंदर? के के अंदर, बोलिए, तब तक एल में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग नहीं होनी है। क्लियर? पक्का? अनलेस द इनर शेल्स आर फिल्ड, तब तक नेक्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स की भर्ती नहीं करोगे। भर्ती यानी कि नहीं भेजोगे, फिल नहीं करोगे। दैट इज, क्या कह रहा है फिर? द शेल आर फिल्ड इन अ स्टेप वाइज मैनर में फिल होती है। सबसे पहले कौन फिल होगी? के शेल। बोलिए फिलिंग कैसे होगी? फिलिंग, बोलिए बच्चों क्या हो? बोलिए फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे होगी? सबसे पहले के में होगी, उसके बाद एल में होगी, फिर एम, फिर एन। ठीक है, बोलिए बच्चों। और ये बात याद रखिएगा, के लिए एन की वैल्यू 1 होती है, एन के लिए, एल के लिए एन की वैल्यू 2 होती है, एम के लिए एन की वैल्यू 3 होती है, और एन के लिए स्मॉल एन की वैल्यू 4 होती है। क्लियर? पक्का? बोलिए हाँ या ना। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स किस में भरे जाएंगे? भरे जाएंगे के में, फिर एल में, फिर एम में, फिर एन में। स्टेप वाइज फिलिंग होती है। क्लियर? पक्का? आगे बढ़ें। चलिए, आई होप आप ये बात समझ गए होंगे। क्लियर? बोलिए। चलिए अब देखिए क्या कह रहा है हमसे। अरेंजमेंट क्या कह रहा है? देखिए, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस शेल और एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट। अच्छा, जिस तरह आप इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज कर रहे हो इन अ वेरियस शेल, के शेल, एम शेल, कि के में कितना होगा, एन में कितना होगा, एल में कितना होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स, वो अरेंजमेंट इलेक्ट्रॉन का, बोलिए, ऑफ वेरियस शेल इन अ वेरियस शेल ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बताता है? कि हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड इन अ वेरियस शेल। किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ये कैसे पता करेंगे? इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। क्या? इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। ठीक है, तो देखिए, इन अदर वर्ड हम कह सकते हैं क्या? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस शेल और एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम सच एज के, एल, एम शेल एक्सेट्रा। ठीक, चलिए अब हेडिंग लगा लीजिए जरा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब आइए ध्यान से देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे। पहले देख लेते हैं नीचे क्या क्या है हमारे पास। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो सबसे पहले आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए एलिमेंट्स के। क्या? एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए। तो एटॉमिक नंबर ध्यान से देखिए, आपने पीरियोडिक टेबल देखी होगी ना, उसके ऊपर एक नंबर लिखा होता है नीचे। ठीक है, एटॉमिक नंबर,
जिसको हम जेड से डिनोट करते हैं। किससे? जेड से डिनोट करते हैं। ठीक, क्लियर? बोलिए। अच्छा, एक एटॉमिक नंबर होता है एलिमेंट का और एक मास नंबर होता है, उसकी जरूरत नहीं है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो एक बात नोट करिएगा, जो आपका क्या जेड होता है वही ई होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन। अगर मैं बोलूं आपका एटॉमिक नंबर 1 है तो इलेक्ट्रॉन भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे उस एटम में? 1 होंगे। क्लियर? इसका मतलब ये है। अब एटम्स की एटॉमिक नंबर्स क्या होता है ये हम बताएंगे? नहीं भैया, रटो बेटा। कैसे रटोगे? जरा नीचे आओ, फिर पढ़ाते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखिए बच्चों, हर एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाइड्रोजन को देखिए सबसे पहले, उसके लिए एटॉमिक नंबर ये लिखा है, ए मार्क कर देता हूँ, ये एटॉमिक नंबर। तो देखिए एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम के लिए 2 होता है, लिथियम के लिए 3 होता है, बेरिलियम के लिए 4 होता है, बोरॉन के लिए 5 होता है, कार्बन के लिए 6 होता है, नाइट्रोजन के लिए 7 होता है, ऑक्सीजन, ये OC लिख गया है, X होना चाहिए था यहाँ पे। क्या होना चाहिए था? बोलिए बच्चों, यहाँ पे X होना चाहिए था ऑक्सीजन की जगह। ठीक है, यहाँ पे ये ऑक्सीजन होना चाहिए था। ठीक, क्लियर? तो देखिए बच्चों, ऑक्सीजन के लिए 8 होता है, फ्लोरीन के लिए 9 होता है, नियॉन के लिए 10 होता है, सोडियम के लिए 11 होता है, मैग्नीशियम के लिए 12 होता है, एल्युमिनियम के लिए 13 होता है एटॉमिक नंबर, सिलिकॉन के लिए 14 होता है, फॉस्फोरस के लिए 15 होता है, सल्फर के लिए 16 होता है, क्लोरीन के लिए 17 होता है, 18 होता है आर्गन के लिए। आप कहोगे हमें तो याद ही नहीं हुआ, तो भैया 5 मिनट दे रहे हैं, लिख करके याद करो। बिना इसके कुछ नहीं कर पाओगे, अपनी लाइफ में नहीं कर पाओगे कुछ, पक्का। लाइफ में नहीं मतलब स्टडीज़ में कुछ नहीं कर पाओगे। बिजनेस खड़ा कर लो, बात अलग है। जेई नीट क्लियर नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ से आपकी बेसिक बन रही है क्लास 9 से, पक्का। ईमानदारी से ये सारी चीज़ें रटिए। अगर ये रट लिए समझो पूरी केमिस्ट्री आपको निपटाप दूंगा, पक्का। यहीं से समझ में आ जाएगा, वैलेंसी सब कुछ समझ में आएगा। ठीक, चलिए पहले ये याद करिए, चार्ट को बना लीजिए, फिर पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता होने चाहिए कितने हैं, तभी तो अरेंज करोगे इलेक्ट्रॉन को। और भैया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके बराबर होते हैं? जेड के बराबर, यानी कि एटॉमिक नंबर के बराबर। तो एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। क्लियर? तो यहाँ पर अगर हम बोलें एग्जाम्पल के तौर पे ले बात करें सोडियम की, सोडियम नहीं, चलिए मान लेते हैं, चलिए पहले क्या कहें, हाइड्रोजन लेते हैं। क्या? हाइड्रोजन लेते हैं। तो हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू कितनी होती है? एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1 होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा। बोलिए, इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा। तो हम कह सकते हैं इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होगी हाइड्रोजन के लिए? बोलिए, पहले शेल में कितने होंगे? एक ही इलेक्ट्रॉन है तो के शेल में भेज दो। क्लियर? क्लियर, ठीक है। तो H इक्वल्स टू पहली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए बच्चों, हम क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत? फिर एक और एग्जांपल देखिए, मान लीजिए कोई बड़ा लीजिए एटम, आपने लिया हीलियम। क्या लिया? हाइड्रोजन, हीलियम। हीलियम में जेड की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 2 होती है। ठीक है, यहाँ से आप कहोगे 2 ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो देखिए बच्चों, कौन सा पहला शेल कौन सा होगा? पहला शेल कौन सा होगा? के होगा। उसके अंदर कितने होंगे? बोलिए, 2 इलेक्ट्रॉन भर दो, क्योंकि यहाँ पे जेड की वैल्यू 2 है, यानी कि इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 2 होंगे टोटल। तो 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, क्योंकि आपको मैंने बताया था क्या, के शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? के शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? अभी जस्ट मैंने बताया था 2। देखिए बच्चों, मैक्सिमम 2 भर सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं भर सकते। क्लियर? 2 से ज़्यादा नहीं भर सकते। तो देखिए 2 ही इलेक्ट्रॉन थे, तो किस में भर दिया हमने? हीलियम में। बोलिए, के में भर दिया। क्लियर? पक्का? अच्छा, अब देखिए जरा बात करते हैं एक और एग्जांपल की, लिथियम की। किसकी बात करते हैं? लिथियम की। तो लिथियम के लिए एटॉमिक नंबर बच्चों याद करिए कितना होता है? 3 होता है। ठीक है, नहीं आता तो बेटा कोई दिक्कत नहीं, सुन लीजिए फिर याद कर लीजिएगा, बाद में आपको भी याद हो जाएगा, सीखिए बस। तो जेड कितना है? 3 है बच्चों। तो एटॉमिक नंबर 3 है, तो इलेक्ट्रॉन भी टोटल कितने होंगे? हीलियम एटम में, सॉरी लिथियम एटम में, Li में 3 होंगे। तो अब देखिए, अब हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स है टोटल, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालेंगे? तो लिथियम के लिए कहेंगे क्या हो जाएगा? बोलिए, पहले शेल में यानी कि के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं?
2 भर सकते हैं, हमारे पास 3 है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम कितना भर सकते हैं, 2 भर सकते हैं। तो पहले के शेल में 2 हो गए, फिर हमारे पास देखिए 3 है टोटल, एक बच गया, तो एक शेल भर गई पूरी 2 इलेक्ट्रॉन से, क्लियर। उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 2 ही आ पाएंगे के में, तो 2 भर दिए हमने। फिर देखिए उसके बाद क्या आएगी, के बाद एल आती है। एल में कितने भर सकते हैं, 8। अभी आपने जस्ट ऊपर पढ़ा था, एल के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 भर सकते हैं मैक्सिमम। हमारे पास बचा कितना है, 1 बचा है, 1 इलेक्ट्रॉन बचा है, तो एल में कितने चले जाएंगे, 1, क्लियर। बोलिए, तो के में कितने गए, आप चाहो तो लिख भी लो, के में 2 हैं बच्चों और एल में 1 है, 1 इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन 3 है। पक्का समझ गए। चलिए एक और एग्जांपल देखिए, अब कोई बड़ा ले, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और कार्बन का। क्या लेते हैं, कार्बन का। कार्बन के लिए एटॉमिक नंबर होता है 6 बेटा, एटॉमिक नंबर 6 होता है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, तो ई की वैल्यू यानी कि टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 3 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, सॉरी 3 नहीं 6 होंगे। जेड इक्वल टू ई होता है, तो 6 जेड की वैल्यू है, तो ई की वैल्यू भी 6 होगी, ठीक है। हम कह सकते हैं यहाँ से कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, पहले शेल में यानी कि के, देखिए हमारे पास क्या होता है, के होता है, फिर एल होता है, फिर एम होता है, ठीक। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 हैं बच्चों, 6 हैं। 6 में से हमें पता है पहला शेल के है, के में कितना भर सकते हैं, 6 नहीं भर सकते, पता होना चाहिए, मैक्सिमम 2 ही भर सकते हैं, तो 2 भर दिए, बचे कितने, 4 बचे। एल के अंदर मैक्सिमम कितने भर सकते हैं, 8, हमें तो 4 भरने हैं, तो नेक्स्ट एल के अंदर कितने चले जाएंगे, 4 बेटा। तो देखिए एम शेल अभी खाली है, उसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं गया है, ठीक है, तो इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, क्लियर, समझ गए बच्चों। चलिए और देखें, चलिए ऑक्सीजन देख लेते हैं एक, क्या ऑक्सीजन देखते हैं, एक एग्जांपल और देखिए। ऑक्सीजन, उसके लिए एटॉमिक नंबर होता है कितना, 8 बेटा, कितना होता है, 8 होता है। तो जेड इक्वल टू ई, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, 8 होगा। तो ऑक्सीजन के लिए एटॉमिक या कह लो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालेंगे, तो फिर से देखिए आपके पास सबसे पहली शेल कौन सी होती है, के होती है, फिर एल होती है। तो के में कितने होंगे, आपको पता है मैक्स टू मैक्स हम कितना भर सकते हैं, 2 ही भर सकते हैं। कितने बच गए, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 भर दिए के में, बचे कितने, 6। हम एल में कितने भर देंगे, 6 बेटा। हमें पता है एल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने भर सकते हैं, 8, तो 8 तो है ही नहीं, तो कहाँ जबरदस्ती थोड़ा भर दोगे, 6 बच रहे हैं, तो 6 भर दिए, क्लियर। चलिए अच्छा, अब देखिए इसके बाद हम लोग कह सकते हैं एक एग्जांपल और देखिए, एक एग्जांपल और देखते हैं कौन सा, नियॉन ले लेते हैं, नियॉन ले लें, चलिए नियॉन लेते हैं। नियॉन जो कि एक नोबल गैस है, इसके लिए एटॉमिक नंबर होता है 10 बच्चों, कितना होता है, 10। तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, टोटल 10 होंगे। तो नियॉन के लिए बोलिए बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, एक लाइन खींच लें पहले, बोलिए। सबसे पहली के शेल होगी, फिर एल शेल भरेंगे, फिर एम देखते हैं भरता है कि नहीं भरता है। तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है, के अंदर हम सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। फिर किसकी बारी आएगी, एल की। कितने बचे टोटल इलेक्ट्रॉन में से, माइनस कर लीजिए, तो 10 में से 2 माइनस कर लोगे, 8 बचे। तो 8 इलेक्ट्रॉन हम किस में भर सकते हैं, एल में। और हमने आपको बताया भी था कि एल में मैक्स टू मैक्स 8 ही भर सकते हैं, यानी कि एल में जितने इलेक्ट्रॉन भरने थे भरे जा चुके हैं। अब देखिए बेटा 8, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी थी, 10, तो और टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 10 बेटा। तो अभी इस केस में तो बेटा 10 है, तो पहले में 2 भर दिए गए के में, फिर एल में सेकंड में 8 भर दिए गए, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 10 ही हो गए। अगर इसके ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाए, 10 से ज़्यादा एक भी इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, यानी कि 11 इलेक्ट्रॉन कहीं हो जाए, तो उस केस में के में तो 2 ही भरते, एल में भी 8 भरते, 8 से ज़्यादा नहीं भर सकते कि 9 कर दो कि 11 हो जाए, ऐसा नहीं कर सकते। अब उसके लिए अगर 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो किस में जाएंगे, के बाद एम शेल में। तो चलिए वो एग्जांपल भी देख लेते हैं, नियॉन। उसके बाद आप देख लीजिए सोडियम, ठीक, सोडियम के लिए एटॉमिक नंबर होता है 11, तो इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, 11। तो हम कह सकते हैं सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी हो जाएगी, बोलिए। पहली होती है के,
फिर होती है L, फिर होती है बच्चों M। ठीक, चलिए थक गए भाई। के में कितने भर सकते हैं बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं मैक्स टू मैक्स। L में 8 भर सकते हैं, देखिए 2 भर दिए, फिर 8 भर दिए, 10 हो गए इलेक्ट्रॉन। हमारे पास टोटल कितने हैं? 11, एक बच गया। तो एक इलेक्ट्रॉन जो बच गया है, अब वो L में मत भर देना कि 9 कर दो, ऐसा नहीं कर सकते। उसके लिए आपको पता है पहले की 2 शेल भर गई हैं, अब नेक्स्ट शेल में जाएगा ये इलेक्ट्रॉन, किसमें? M में, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन हम M में भर देंगे। तो 2, 8, 1 हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोडियम का। क्लियर? चलिए इसी तरह हम देखें, अगर मान लो एक और ले लें हम मैग्नीशियम, उसके लिए Z की वैल्यू होती है, बोलिए बच्चों, मैग्नीशियम की बात करें तो उसके लिए Z की वैल्यू होती है हमारी 12, तो E भी कितना होगा? 12 होगा। तो मैग्नीशियम के लिए बोलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? पहला होता है K शेल, फिर होता है L शेल, फिर होता है M शेल। ठीक है, तो पहले में कितने भरे जाएंगे? 2 भरे जाएंगे, रख दिया। दूसरे में 8 भर दिया, तो 10 हो गए। टोटल इलेक्ट्रॉन 12 हैं, अभी 2 इलेक्ट्रॉन और भरने हैं, तो नेक्स्ट शेल में ट्रांसफर कर दो, तो M में चले जाएंगे 2 बेटा। ठीक है, पक्का समझ गए? अच्छा, एक और एग्जांपल दिखा देते हैं आपको, जो एक और एग्जांपल दिखा देते हैं क्लोरीन का। इसका क्लोरीन का देखिए, Cl, इसका एटॉमिक नंबर होता है Z, कितना होता है? 17। अब ये एटॉमिक नंबर कहाँ से लिख रहे हैं याद कर लो बेटा, अभी जस्ट चार्ट दिखाया था ना नीचे, देखिए ये वाला, अभी पढ़ाऊंगा फिर से। ठीक है, तो E की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 17 हो जाएगी। ठीक है, टोटल इलेक्ट्रॉन 17 है, तो इसके लिए भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। कैसे? बोलिए, पहला शेल K होता है, फिर L होता है, फिर M होता है। तो पहले शेल में 2 ही भर सकते हैं मैक्स टू मैक्स, फिर L में कितना भर सकते हैं मैक्स टू मैक्स? बोलिए 8 भर सकते हैं। क्लियर? चलिए अब M में देखिए 2, 8 हो गया, 10 हो गए टोटल, 10 इलेक्ट्रॉन्स टोटल हम देखिए भर चुके हैं। हमारे पास 17 टोटल इलेक्ट्रॉन है, कितने बच गए? 7। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन किस में भर सकते हैं? M में। कितने? M में, तो भर दिया हमने 7, खत्म बात। तो क्या हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 2, 8, 7, 2, 8, 7। तो अब आपके लिए होमवर्क है, खुद से भी ट्राई करिए। HW, बोलिए आर्गन का लिए AR, यानी कि आर्गन के लिए भी लिखिएगा। इसके लिए एटॉमिक नंबर आपको पता है 18 होता है। और किसके लिए लिखना है एटॉमिक नंबर, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? आप लिखिए फ्लोरीन के लिए भी F, यानी कि फ्लोरीन के लिए भी लिखिएगा, निकालिएगा अपने आप से। और एल्युमिनियम हो गया, एल्युमिनियम के लिए भी। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे बढ़ें। ये देखिए, ये हमने पढ़ा दिया आपको। ठीक, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई है तो आप मास्टर हो चुके हैं केमिस्ट्री के। पक्का? पक्का। चले अब बच्चों देखिए, यहाँ पे एक बात नोट कर लीजिए कि आपके पास 2 चीज़ होती हैं। मान लो कोई एलिमेंट है, मान लो हमारा कोई एलिमेंट है, ये कोई भी एलिमेंट ले लो, मान लो सोडियम है। ठीक है, उसके पास एक तो एटॉमिक नंबर होता है कितना? 11। ठीक है, तो आपने बोला कि Z इक्वल टू क्या होता है? P इक्वल टू E बेटा। क्या? Z इक्वल टू P इक्वल टू E होता है। ये मैंने बोला था? नहीं, मैंने बोला था Z इक्वल टू E, और ये किसके बराबर होता है? P के बराबर भी होता है। इसका मतलब एटॉमिक नंबर Z किसके इक्वल है? प्रोटॉन के बराबर है, P के बराबर है, और वही किसके बराबर है? इलेक्ट्रॉन के, यानी कि तीनों इक्वल होते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि अगर हमारे पास ये सोडियम है यानी कि Na, ठीक है, इसके लिए Z की वैल्यू कितनी है? एटॉमिक नंबर कितना है? 11 बच्चों। तो आप कहोगे P की वैल्यू भी कितनी होगी? 11 होगी। कितनी होगी? 11 होगी। और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू भी 11 होगी। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? बोलिए। अच्छा, तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हैं सोडियम का, देखिए सोडियम को देखिए, सोडियम का देखिए, ये हमारा सोडियम वाला है। ठीक है, इसमें देखिए प्रोटॉन की वैल्यू कितनी है? 11 आई, और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी आई? बोलिए 11 आई। दोनों की सेम आ रही है। किसी भी चीज़ के लिए देखिए, अगर आप फ्लोरीन में देखेंगे तो एटॉमिक नंबर कितना है? बोलिए 9 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 9 आए और इलेक्ट्रॉन्स भी 9 आए।
क्लियर, ऐसे सब में देख लीजिए। अब कहोगे न्यूट्रॉन जो आपको दिख रहा है ये वाली लाइन, ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये कैसे निकालेंगे? ये भी आप जब पढ़ोगे मास नंबर, जैसे आपने पढ़ा एटॉमिक नंबर, उसी तरह आप पढ़ोगे आगे मास नंबर जो होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये आप आगे पढ़ोगे। ठीक है, क्लियर, पक्का? अभी आप आगे पढ़ोगे, विश्वास करिए, समझा देंगे। ठीक, चलिए, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन तो सीख लिए, न्यूट्रॉन अभी आप आगे सीखोगे जब मास नंबर पढ़ लोगे। क्लियर बच्चों? अब देखिए, अभी आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ लिया जिसमें आप ये सीख गए हो कि शेल के हिसाब से, के शेल हो, एल शेल हो, एम शेल हो, उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स किस शेल में कितने भरने हैं, ये आपने सीख लिया। बोलिए। तो देखिए बच्चों, आइए अगर हम बात करें, यहां पे आपको दिख रहा होगा हाइड्रोजन की, सबसे पहला केस ये दिख रहा है। सबसे पहला एग्जांपल देखिए कि अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो देख लिए, 2,3,6 ऐसे आपने पढ़ा ना, 2,8,2 ये सब आपने पढ़ा। अगर इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिट में दिखाना हो, ऑर्बिट में रिप्रेजेंट करना हो शेल के अंदर, तो कैसे करोगे? ऐसे करोगे जैसा आपको दिख रहा है। तो ये क्या है? ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। क्या है? ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। ठीक बच्चों, पक्का समझ गए? देखिए, सबसे पहला हाइड्रोजन दिख रहा है। हाइड्रोजन में देखिए, हाइड्रोजन में आपने देखा था एटॉमिक नंबर 1 होता है। भाई टेबल सामने खोल लो, अगर नहीं है तो लिख लो फिर से एक बार, मैं बोलते जाऊंगा एटॉमिक नंबर, आप बार बार सोचोगे कहां से आ गया। हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर 1 होता है। तो इलेक्ट्रॉन भी आपने पढ़ा ना, Z बराबर P बराबर E। ठीक है, तो हाइड्रोजन के लिए Z की वैल्यू 1 है, तो E भी कितना होगा? टोटल इलेक्ट्रॉन 1 होगा। एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो देखिए बच्चों के शेल में भर दिए एक इलेक्ट्रॉन। अब हीलियम की बारी आई। हीलियम के लिए एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन है। के में मैक्सिमम कितने भर सकते हैं? 2 ही भर सकते हैं, और 2 भर दिए हमने। देखिए, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, डॉट से दिखा रहे हैं क्लियर इलेक्ट्रॉन्स को। और जो सेंटर पार्ट डॉट है वो हमारा न्यूक्लियस है, जो सेंटर में डॉट दिख रहा है वो न्यूक्लियस है बच्चों। अब देखिए लिथियम। लिथियम, लिथियम के लिए हमने देखा था, बोलिए, लिथियम के लिए हमारी जो Z की वैल्यू होती थी वो कितनी होती थी? 3 होती थी, यानी कि इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 3 होंगे। देखिए 3 इलेक्ट्रॉन है, तो के शेल में देखिए सबसे पहली शेल में 2 भर दिए, फिर एल शेल में देखिए नेक्स्ट वाली में 1 भर दिए, बच गया। तो क्लियर। बेरिलियम, बेरिलियम Be, ये देखिए बच्चों, इसके लिए Z की वैल्यू कितनी होगी? इसके लिए Z की वैल्यू होती है बच्चों 4। तो इलेक्ट्रॉन भी टोटल कितने होंगे? 4 होंगे। 4 इलेक्ट्रॉन है, तो पहली वाली शेल में, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, मैक्स टू मैक्स इतने ही भर सकते हैं। 3 ना कर देना बेटा, पहली शेल में 3 नहीं कर सकते, सिर्फ 2 ही भर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट शेल में जाएगा। क्लियर। तो के शेल फुल हो गई, फिर आएगी एल शेल। तो एल शेल में 8 भर सकते हैं, हमारे पास 2 ही बचे हैं बेटा इलेक्ट्रॉन। बोलिए 2 तो भर दिए हैं, और 4 में से 2 भर दिए, तो 2 ही तो बचे, तो 2 हमने एल शेल में भर दिया। क्लियर, समझ गए? अगर ऐसे समझाते चलेंगे बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा। हम क्या करते हैं, एक लास्ट कोई एग्जांपल दिखा देते हैं। सल्फर का ले लें, चलो सल्फर का ले लेते हैं। ठीक है, सल्फर देखिए, तो सल्फर में सल्फर के लिए एटॉमिक नंबर कितना होता है? जल्दी बोलिए। सल्फर के लिए एटॉमिक नंबर 16 होता है। कितना होता है? 16 होता है। सल्फर के लिए बात करें अगर हम, Z की वैल्यू कितनी होती है? 16 होती है। इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा? बोलिए बच्चों, 16 होगा। कोई पूछे प्रोटॉन भी कितना होगा? 16 होगा, लिख लो चाहो तो। ठीक है, अच्छा, हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करने के लिए प्रोटॉन की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रॉन कितने टोटल? 16 है। अब आपको पता है, देखिए अगर हम बात करें सल्फर की, तो उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए। कितना होगा? पहले वाले में 2 भर सकते हैं, दूसरे वाले में 8, फिर कितने बच गए? 10 तो पूरे हो गए, 6 बच रहे हैं 16 में से। बोलिए, टोटल 16 है, 10 भर चुके, 6 बचे, तो नेक्स्ट वाले में कितने जाएंगे? 6 बेटा। तो देखिए के में 2 गए, एल में 8 हो गए, और 6 किस में गए? एम में। ठीक है, बोलिए के यानी कि फर्स्ट शेल, फिर सेकंड शेल एल हो गई, फिर एम थर्ड शेल। तो देखिए बच्चों, पहले शेल में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स भरे गए, फिर देखिए 8 है ना, तो 8 भरे गए। नेक्स्ट वाले शेल में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 भर गए कि नहीं? 1 2 3 4, हाँ ये भी हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाले में एम शेल में देखिए लास्ट वाले में 6,
तो लास्ट वाले में देखिए 6 बच दिए गए। ठीक है, ये अच्छे से डायग्राम में बना लीजिएगा। आई होप समझ गए होगे आप लोग। बोलिए बच्चों, पक्का? अच्छा, बहुत काट रहा है यार आजकल। ठीक, पक्का? चलिए, अब आप देखिए वैलेंसी। वैलेंसी नहीं पढ़ेंगे आज, ठीक है, मैंने कहा था वैलेंसी कर पाएंगे तो कराएंगे। मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ कि वैलेंसी क्या होगा। वैलेंसी चलिए अच्छा नेक्स्ट लेक्चर में ही बनाएंगे। तो आई होप आपने इस लेक्चर को बहुत इंजॉय किया होगा, पढ़ाई किया होगा ईमानदारी से, और ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इस लेक्चर को नहीं देखोगे, अच्छे से नहीं पढ़ोगे और नेक्स्ट लेक्चर में आओगे तो डंडे मारेंगे तुमको, क्योंकि समझ में नहीं आएगा। इतना बेसिक से पढ़ाएं भैया, कम से कम जो ये एटॉमिक मॉडल से थ्योरी थी उसको ना पढ़ना तो कम से कम ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जरूर पढ़ के आना, एटॉमिक नंबर याद करके आना। ठीक है, पक्का? क्लियर? सब कुछ पढ़ना, नोट रिवाइज करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, पढ़ेंगे वैलेंसी क्या होती है और कैसे वैलेंसी को निकालते हैं। तो चलिए पढ़ाई करते रहें। मैं सत्यम प्रशांत कौशल खत्म करता हूं इस लेक्चर को। आई होप आपने बहुत ही इंजॉय किया होगा। बाय बाय।